नीलम कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसका चेहरा सफ़ेद था। उसने मुंह बाएं मुझे घूरा। उसके पीछे भीतर खुलने वाले दरवाजे के अंधेरे में खड़ा एक आदमी भी मुझे दिखाई दिया। वह दुर्गा था। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी जिसका रुख सीमा नीलम की पीठ की ओर था। सीधा नीलम की पीठ की ओर था। उसने इस ढंग से मेरी ओर देखा मानो मैं जीता जागता इंसान न होकर कोई भूत था। मैंने अपना रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर उठाया। अजय! अचानक नीलम चिल्लाई। बचो! मैंने पीछे घूमना चाहा लेकिन कामयाब नहीं हो सका। किसी कठोर चीज का प्रहार मेरी कनपटी पर हुआ। मेरी आंखों के आगे पल भर के लिए असंख्य लाल पीले सितारे झिलमिलाए। फिर अंधकार की मोटी चादर फैल गई। नीचे गिरने के बाद होश गंवाने से पहले मुझे नीलम की चीख सुनाई दी थी। होश में आने के बाद भी मैं शांत पड़ा रहा। मेरे सर में भयानक दर्द था। जगह जगह लगी चोटों की वजह से तमाम चेहरा बुरी तरह दुख रहा था। बार बार अपने जिस्म को हिलता पाकर मैंने आंखें खोली। मैं एक कार की पिछली सीट पर दाएं दरवाजे के पास पसरा हुआ था। बाईं ओर मेरी बगल में नीलम बैठी थी। आतंक के कारण उसका चेहरा सफ़ेद था। वह स्तब्ध प्रतीत होती थी। उसके बराबर में बाएं दरवाजे के पास रिवॉल्वर हाथ में लिए चौहान मौजूद था। वह भयभीत होने के बावजूद भी खतरनाक लग रहा था। ड्राइविंग सीट पर दुर्गा मौजूद था। काश कार शहर की ओर भाग रही थी। इसे होश आ गया है, दुर्गा तीव्र स्वर में बोला। चौहान ने फौरन मेरी तरफ देखा। उसकी रिवॉल्वर का रुख भी मेरी तरफ हो गया। चौहान साहब, मैं बोला, अब आपका क्या प्रोग्राम है? जवाब में वह अपने होठों पर जीभ हिलाकर रह गया। ये हमें जान से मार देने वाले हैं अजय, नीलम मरी सी आवाज़ में बोली। नहीं, मैंने कहा, पुलिस कमिश्नर साहब बहुत समझदार हैं। हमारी हत्या करके यह अपने जुर्मों की फेहरिस्त और लंबी नहीं करेंगे। मेरे स्वर में व्यंग का पुट पाकर चौहान तिल मिला गया। बको मत, वह ऊंची आवाज में बोला। तुम दोनों की खैरियत इसी में है कि फाइल का पता बता दो, वरना, मैंने पूछा, वरना जहां इतने लोग मर गए तुम दोनों की मौत से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा फैलने की कोशिश मत करो। मैं उसी के स्वर की नकल करता हुआ बोला। हमारी खैरियत से पहले अपनी खैरियत की फिक्र करो। जानकारी के लिए अर्ज है कि तुम्हारा सरपरस्त दिलावर कुत्ते की मौत मारा जा चुका है। चौहान गैस निकले गुब्बारे की तरह सिकुड़ता सा प्रतीत हुआ। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जबरन खुद को हौसलामंद जाहिर करने की कोशिश करता हुआ बोला। मैं तुम दोनों से फाइल वसूल करके ही रहूँगा, बशर्ते कि हमारे पास हो। न भी हो तो तुम्हें पता जरूर है कि वो कहाँ है। मैं कुछ नहीं बोला। चौहान बाजी हार चुका था। फ्रस्ट्रेशन में हमारी हत्या कर डालना उसके लिए बड़ी बात नहीं थी। उसका ध्यान आकर्षित किए रखने के विचार से मैंने नीलम से बातें करना बेहतर समझा। वैसे भी कुछ मुद्दों पर नीलम से बातें करना जरूरी था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इससे अच्छा कोई और मौका हाथ आ सकेगा। मुझे फाइल की जानकारी नहीं है, मैं बोला। नीलम इस बारे में कितना कुछ जानती है यह अभी तुम्हारे सामने जाहिर हुआ जाता है। चौहान की सारी हेंकड़ी विवशता से बदल गई। वह खामोशी के साथ विंड स्क्रीन को घूरने लगा। मैंने अपनी बाईं बाँह गोद में रख ली। मुझे बड़ी भारी तसल्ली थी कि इतना हंगामा हो चुकने के बाद भी उसकी हालत में फर्क नहीं पड़ा था। मैंने नीलम की ओर देखा। मुझे याद था कि उससे पिछली मुलाकात के दौरान मोनिका को फ़ोन करने के चक्कर में वार्तालाप अधूरा रह गया था। फिर पहले मैं चौहान के जाल में आ फंसा था और फिर कलम में। नीलम, मैंने सीधा सवाल करा, तुम दिनेश से मोहब्बत करती थी? उसने खामोशी से गर्दन झुका ली। हाँ, वह बड़ी मुश्किल से कह सकी। दिनेश भी तुमसे मोहब्बत करता था? हाँ।
और इसी मोहब्बत की खातिर तुमने कॉटेज की सेफ से सीक्रेट फाइल निकालकर उसे दे दी थी? हाँ। मैंने पल भर सोचा। फाइल हासिल करने का दिनेश ने कितना गिरा हुआ तरीका इस्तेमाल किया था। दिनेश उससे मोहब्बत करता होगा, यह बात गले से उतरने वाली नहीं थी। उसने अपने मतलब की खातिर प्यार का नाटक करके नीलम को फंसाया था। मैं बेख्याली में अपनी कनपटी पर उभर आए घूमड़ को सहलाने लगा। तुम अपने पति से नफरत करती थी? मैंने पूछा। नीलम ने सर ऊपर उठा। हाँ, वह ठोस स्वर में बोली। मुझे उससे नफरत थी, बेहद नफरत। उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर जम गई। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, सब कुछ बता देना चाहती थी। मुझे तुम्हारे विश्वास की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि और ऐसा कोई नहीं था जिस पर मैं भरोसा कर सकती होती। चौहान ने हम दोनों की ओर देखा। उसकी आंखों में कुटिलतापूर्ण चमक थी। आखिरी बार तुम दिनेश से कब मिली थी? मैंने पूछा। 3 अगस्त को। कहाँ? मैंने उसे कॉटेज से कार द्वारा बनसुरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया था। नीलम व्यथित स्वर में बोली। फिर वह मुझे कभी नहीं मिला। तनिक रुककर बोली। हम दोनों हमेशा के लिए विराटनगर से दूर चले जाने वाले थे। मैं चौंका। कहाँ? बेंगलोर। 5 अगस्त को। नीलम अक्षर से सच बोल रही थी। इसका पक्का सबूत हवाई जहाज़ के वे 2 टिकट थे जो मुझे दिनेश की ड्रेसिंग टेबल की चोर दराज से मिले थे। तुम दोनों यहाँ से हमेशा के लिए चले जाने का पक्का प्रोग्राम बना चुके थे, तो क्या दिनेश ने फाइल भी साथ ले जानी थी? नहीं, विराटनगर आने से उसका इकलौता मकसद फाइल तुम्हें सौंपना था। फिर उसने वापस कॉटेज पर लौट जाना था, लेकिन वह कभी नहीं लौटा। मुझे याद था, 3 अगस्त को नीना का जन्मदिन था और मैं उसे लेकर सुबह ही दामोदर राणा के एक बीच केबिन में चला गया था। फिर 24 घंटे हमने वहाँ गुजारे थे। इसका मतलब था कि दिनेश मुझसे संबंध स्थापित करना चाहकर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि बकौल नीना उस केबिन की जानकारी उसके अलावा सिर्फ उसके बाप दामोदर राणा को थी। इसलिए उसने शहरी हंगामे से दूर वो शांत जगह चुनी थी, ताकि किसी भी किस्म का कोई व्यवधान उपस्थित ना हो सके। अचानक नीना की याद से मेरे दिल में हुक सी उठी। मैं तड़प कर रह गया। बता सकती हो? मैंने पूछा। दिनेश की हत्या किसने की? नीलम ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। हाँ, वह बोली। किसने? मेरे पति ने। मैं बुरी तरह चौंका। जसदेव सिंह ने? कब? 3 तारीख की रात को। तुम्हें कैसे पता चला कि हत्या उसने ही की थी? उसी ने बताया था। उसने मुझे कॉटेज में फ़ोन किया था। नीलम आर्द्र स्वर में बोली। जसदेव को मेरे और दिनेश के संबंधों पर शक था। मुझे वाच कराने के लिए उसने करीमगंज के एक प्राइवेट जासूस की सेवाएं हासिल की थी। जब भी मैं कॉटेज में जाती वह मेरी निगरानी किया करता था। 2 अगस्त की रात मैंने और दिनेश ने कॉटेज में साथ साथ गुजारी थी। इस बात की जानकारी उसी ने जसदेव को दी थी। स्पष्ट था कि जसदेव सिंह की स्टडी से प्राप्त टेलीग्राम उसी प्राइवेट जासूस ने भेजा था और उसमें दिनेश के मोती झील पहुंचने तथा वहां से वापस लौटने का ही वक्त दिया हुआ था। जसदेव सिंह जानता था कि दिनेश फाइल चुरा चुका था। नहीं, नीलम ने जवाब दिया। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। उसने तुम्हें फ़ोन पर क्या बताया था? हर एक बात बड़ी बारीकी से बताई थी। किस तरह उसने रात में दिनेश के घर जाकर साइलेंसर फिटेड रिवॉल्वर से उसे 3 बार शूट किया, उसे दम तोड़ते देखा, फिर उसकी लाश को कार में लादकर डेंजर पॉइंट नामक चट्टान पर ले गया और फिर उसे 2 बड़े पत्थरों के साथ बांधकर समुद्र में धकेल दिया था। उसका कहना था कि समुद्र में लटकती उस चट्टान के नीचे पानी इतना गहरा है कि लाश कभी बरामद नहीं की जा सकेगी। नीलम ने गहरी सांस ली। ये तमाम बातें उसने चटकारे ले